इसके कारण ये हमारे साथ बंधे रहे। ये जिम्मेवारी माउंटबेटन ने ली और उसने पूरा अध्ययन कर रखा था। उसने ये भी जानकारी प्राप्त की कि नेहरू की कमजोरी क्या है और इसलिए इस कमजोरी को भुनाने के लिए अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ ले आया। उन दोनों के जिम्मे ये काम दे दिया गया कि तुम नेहरू को रिझाते रहो और मैं नेहरू से जो करवाना है करवाता रहूंगा। महात्मा गांधी मजबूर थे, जबकि उन्होंने कहा था कि देश को टुकड़ा नहीं होने दूंगा, पहले मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए। और इसलिए लोगों को भरोसा भी था कि गांधी जी आज नहीं कल किसी न किसी रूप में कोई नया तरीका अपना कर, उनके पास कई तरीके थे, कभी सत्याग्रह करते थे, कभी अनशन करते थे, कभी धरना देते थे। तो ऐसा कुछ करके स्वाधीन भारत को टुकड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन नेहरू उनसे ज्यादा चालाक थे। गांधी का आवरण बनाए रखकर उन्होंने अंदर ही अंदर विभाजन की प्रक्रिया पूरी तय कर दी और उसी प्रक्रिया के तहत जब विभाजन होने ही वाला है, ये गांधी जी के ध्यान में आया तो उन्होंने अपने आप को दूर रखने का मन बनाकर ये तय किया कि सबसे अधिक हिंसा हो रही है नोआखाली में, मैं वहां जाकर हिंसा को रोकता हूं, तुम इधर देश का जैसे करना हो जो करना है करो। और इस प्रकार से देश की स्वाधीनता के समय वो यहाँ नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली थे और देश का विभाजन हो गया। लेकिन इस विभाजन से पहले क्योंकि ये तय था कि 20 जून 1948 को हम संविधान बनाकर दे देंगे, इसलिए 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और उस समय की संविधान सभा ने कोई नई सभा नहीं थी, जो चुनकर जाते थे और देश को शासन करते थे, उसी में 2-4-10 लोग और जोड़कर संविधान सभा बनाई जाती थी। तो वही संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच 15 अगस्त आ टपका, संविधान का काम पूरा नहीं हुआ और अब तक लिखने का काम भी BN राव को ही दिया हुआ था। लेकिन देश का विभाजन जब हो ही गया तो अब कोई उपाय नहीं है और इस विभाजित देश के लिए हमें संविधान बनाना है। इसलिए संविधान बनाने वाली कमेटी की मानसिकता भी बदल गई, क्योंकि उसमें से मुस्लिम लीग के 93 लोग ये निकल चुके थे। तो ये तय हुआ कि अब जो हम बचे खुचे लोग हैं वो अपना संविधान अलग ढंग से बनाएंगे। और तब ये तय हुआ कि 29 अगस्त 1947 यानी देश स्वाधीन या पराधित विभाजित होने के 15 दिन बाद नई संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा, इसका गठन किया गया। 7 लोगों की कमेटी थी वो, जिसके प्रमुख थे बाबा साहब आम्बेडकर। और उन्होंने लगातार 141 बैठकें की, 1 वर्ष 3 महीने तक। इस बीच कोई संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। उन 7 लोगों की बैठकें होती रही, 141 बार बैठकें करके उन्होंने एक नया प्रारूप तैयार किया जो 1935 से काफी भिन्न था। इसलिए 1935 के संविधान जैसा ही 1947-48 में बना हुआ संविधान है, ये मानने का भी कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार से नया संविधान, उसके ऊपर फिर 3-4 बार और बैठकें हुई, चर्चा हुई और 26 नवंबर 1949 ये दिन ऐसा था कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था। उससे पहले जो संविधान बन रहा है वो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, उसका हिंदी अनुवाद करने का काम भी घनश्याम सिंह गुप्ता को दिया गया था, वो अनुवाद भी होता रहा। उसी बीच ये भी विचार बना कि एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, तो ये संविधान जो है हाथ से लिखकर रखा जाए। इसलिए बड़े बड़े कागज 23 इंच बाय 18 इंच इस प्रकार के कागज जो 1000 वर्ष तक टिकेंगे, ऐसे कागज पर चारों तरफ 5-5 इंच जगह छोड़कर बीच में संविधान का लेखन हो। अंग्रेजी का लेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा करेंगे, हिंदी का लेखन वसंत कृष्ण वैद्य करेंगे, इत्यादि सारी बातें तय हो गई। उनको काम सौंप दिया गया और 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी से 2 दिन पूर्व संविधान सभा का विसर्जन करना है और जो संविधान हमने बनाया है, हाथ से लिखा है, उस पर सभी लोग स्वीकृति दे दे, अपना हस्ताक्षर कर दे। इसलिए पार्लियामेंट हाउस में बड़ा सा ये बनाकर, टेबल बनाकर उस पर दोनों संविधान रख दिए गए और सबको वो देखना है और उस पर सिग्नेचर करना है। दिन भर ये प्रक्रिया चलती रही। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो ये जो 284 लोग थे, ये उसी संविधान सभा के लोग थे
जिन्होंने इस संविधान पर गहरी चर्चा की थी, गहन चिंतन मंथन करके और ये बनाया था। अब संविधान में अभी भी जो सुना हमने कि सेक्युलर शब्द नहीं था, 42वें संशोधन में उसको लाया गया। लेकिन संविधान को हम अगर गहराई से पढ़ेंगे तो 25वां अनुच्छेद, इसमें सेक्युलर शब्द है, लेकिन अकेला नहीं है, सेक्युलर एक्टिविटीज, और उसका हिंदी अनुवाद किया गया है लौकिक क्रियाकलाप। तो संविधान का सेक्युलर का अर्थ है लौकिक, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली लौकिक क्रियाएं, दैट इज सेक्युलर, जिस पर कोई अलौकिक चीजों का कोई प्रभाव न हो, लौकिक क्रियाकलाप। तो उन लौकिक क्रियाकलापों का विरोध होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है कि सेक्युलर शब्द का हमने अनुवाद ही गलत कर दिया धर्मनिरपेक्ष करने के लिए। धर्मनिरपेक्ष कोई कभी हो नहीं सकता। प्रकृति का जो नियम है, उस नियम के अनुसार प्रकृति प्रदत्त कर्म ही तो धर्म है। धर्म और अलग क्या है? प्रकृति ने जो बनाया है उसको निभाना। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य का धर्म निभाना है। प्रकृति ने बीज बनाया है, वो बीज अपना धर्म निभाकर पेड़ बनता है, फल देता है। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता। सेक्युलर का अर्थ है अधिक से अधिक अगर पंथों से जोड़ा जाए तो पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं। इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पंथ निरपेक्ष होना यह हमारा स्वभाव है। और इसलिए जो संविधान का ये बन रहा था, प्राक्कथन, प्रियम्बल, उस समय भी उसमें चर्चा आई है। संविधान के स्वभाव की सारी हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि उस समय भी चर्चा आई थी, लेकिन उसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था और ये कहकर किया कि हम स्वभाव से ही सेक्युलर है, तो हमें अपने आप को सेक्युलर लिखने की जरूरत क्या है। और इसीलिए उसी मंथन में से एक पहला शब्द निकला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये अपने आप में पर्याप्त है। हम भारत के लोग क्या है, तो हम अपने आप में पंथ निरपेक्ष है। इतने पंथों को लेकर चल रहे हैं और दो पंथ आ जाएंगे, उनको भी लेकर चलेंगे, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि हम सब साथ चले। कोई ये कहेगा कि नहीं हमारे सिवा बाकी पंथ बेकार है, तो ये नहीं चलेगा। और इस प्रकार का जो चिंतन है, ये चिंतन संविधान का आधार है। केवल एक बात बताना और चाहूँगा कि संविधान को जब लिखा गया हाथ से, उस समय ये भी बात आई कि इसको सजाया नहीं जाए, और सजाने का काम नंदलाल बोस को दिया गया था। नंदलाल बोस उस समय के बड़े आर्टिस्ट थे और उन्होंने हर संविधान के हर भाग पर एक या कहीं दो ऐसी चित्र बनाए और उन चित्रों को सजावट का मानकर रखा गया। टेक्स्ट केवल हम पढ़ने लगे, लेकिन संयोगवश पिछले 7 वर्ष पूर्व जो संविधान हाथ से लिखा हुआ उसकी फोटो कॉपी और उसके चित्र ये जब देखने के लिए मिले, तो मैं भी चित्रकार होने के कारण मेरे अंदर का चित्रकार जगा और मैंने सोचना शुरू किया कि नंदलाल बोस ने क्या केवल ऐसी चित्र अंकित कर दिए हैं, कुछ तो सोचा होगा। क्योंकि किसी से कहा जाएगा कि ये बेडरूम है, यहाँ चित्र अंकित कर दो, तो वो वैसी चित्र आकेगा। ये वेटिंग रूम है, वहाँ चित्र आको, ये पूजा का घर है, वहाँ चित्र अंकित करो, तो हर जगह का चित्र अलग अलग होता है। तो नंदलाल बोस ने भी जो चित्र अंकित किए वो निश्चित रूप से सोच कर समझ कर किए होंगे, और इसलिए उन चित्रों की व्याख्या करते हुए पुस्तक लिखी गई। उसी पुस्तक का नाम है हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन। और उसमें किस भाव से नंदलाल बोस ने उन चित्रों को अंकित किया है, इसकी व्याख्या करने से मुझे ऐसा कहने में बड़ा गर्व है, कह सकता हूँ मैं, कि वास्तव में नंदलाल बोस ने भारत की आत्मा का दर्शन उन चित्रों के माध्यम से करा दिया, जो शब्दों के माध्यम से हो नहीं सकता। क्योंकि शब्द तो बड़े जटिल है, कानूनी शब्दों को उसी के आधार पर संविधान बना है। दुनिया के किसी भी देश का संविधान कानूनी दस्तावेज नहीं है, वहाँ की परंपरा का दस्तावेज है। भारत का एक केवल दस्तावेज ऐसा है कि जो कानूनी परंपरा का दस्तावेज बन गया। इसलिए इस कानून का बना हुआ दस्तावेज जो है उसको कानूनी ढंग से व्याख्या करते हुए कैसे फिर से परिवर्तित किया जाए। जब हर 10-15 वर्षों में कानून नए नए आते थे, तो अब तो 75 वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष हो चुके हैं, तो 70 वर्ष में तो बहुत कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, और इसलिए इसका पुनर्विचार होना बहुत जरूरी है, ये मैं भी कहूँगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बालाजी।